सो लेट्स स्टार्ट। पर स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि सीबीएसई की तरफ से बहुत ही बड़ी नोटिस आई है, जो जिसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वीडियो मैंने बना करके अपलोड किया है, तो आप लोग उसे चेकआउट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो नोटिस है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन जो वर्ड है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन ए प्रोसेस in which an organism reproduce as like own individual, ठीक है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने की तरह नए बच्चे को क्या करता है, जन्म दे देता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी कितने टाइप की होती है? तो जैसा कि हम जानते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए हमें इन सब के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स के बारे में हमने ये सब कुछ डिटेल स्टडी कर ली है, ठीक है। अब हमें स्टडी करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेन हमें अभी स्टडी करना है रिप्रोडक्शन किसमें? ह्यूमंस में। और ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन इन द सेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें देखिए मेल गैमेट भी होता है और फीमेल गैमेट भी होता है। तो देखिए फीमेल गैमेट जो होता है उसे हम कहते हैं ओवा या फिर एग, ठीक है। अगर हम बात करें मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट को हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है। तो चलिए अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिटेल स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। मेन हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिटेल स्टडी करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें स्टार्ट करना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके। तो सबसे पहले हम इससे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर बायोलॉजी में थोड़ा सा टफ जरूर होता है, ठीक है। पर आपने जब बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज किया है, एज सब्जेक्ट आपने जब बायोलॉजी चूज किया है, तो आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे इतने इजी वे में स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, अगर आप लोग भी वैसे मेरे साथ ड्रॉ करते चलेंगे तो आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर्स जो है डायग्राम्स इजी टू लर्न एंड इजी टू ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहिए, कॉपी पेन लेकर के आप लोग साथ में बैठा करिए, ठीक है। चलिए बना लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम। बहुत कुछ ज्यादा टफ होता नहीं है इसमें, ठीक है। बस स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना तो एक बार के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, टफ है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी है इसको ड्रॉ करना, बस आपको स्टेप्स इससे पता होने चाहिए। कुछ ऐसे पहले आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इतना जब ड्रॉ हो जाता है इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करना है एंड देन हमें यहाँ पे बनाना है एक वी शेप में कॉलम, ठीक है। और उस वी शेप कॉलम हम जो है एक ट्यूब ले आएंगे और इस ट्यूब को यहाँ से सर्कल शेप में एक ट्यूब आएगा और फिर ऐसे जाएगा एंड यहाँ पे ये पैक, ठीक है। यहीं से एक और निकलते हुए आएगा जिससे कि पाइप इसकी टोटली क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बहुत हार्ड डायग्राम था तो नहीं, बहुत ही क्या था, इजी था। अब सेम वैसे ही हमें इधर से भी लेके आना है, एक स्ट्रक्चर लेके आना है, थोड़ा सा zigzag लाइन लिखने वाला है और ये zigzag आते हुए यहाँ से कॉमा शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉमा शेप स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। इधर से हम वही सेम ट्यूब लेके आएंगे ताकि ये ट्यूब जो है वो क्या हो सके, कंप्लीट स्ट्रक्चर अपने शो कर सके एंड देन हम इसे ले आके यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसे छोड़ देना है एंड देन हम इसमें से निकालेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, ओके। एंड देन इन सबको हम एक साथ कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करके एक ट्यूब यहाँ से निकलती है जो कि कुछ इस प्रकार आकर के यहाँ पे जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें एक छोटा सा और दिया गया है, वो है देखिए यहाँ से भी ना एक ट्यूब निकलेगी, तो यहाँ हमें इसे इरेज करना है। यहाँ से ट्यूब ऐसे आई, ठीक है। ये भी एक ट्यूब है, मैं अभी सबकी नेमिंग करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि ये कौन सी ट्यूब है, क्या नाम है इनका, डिटेल स्टडी करना है। लेकिन हाँ आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिए क्योंकि डायग्राम देर तक बोर्ड पे नहीं रहेगा, इसको मैं इरेज करूंगी और सभी पार्ट्स के फंक्शंस को डिटेल में नोट भी करूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इसे मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चलिए, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्रॉ किया, ये जो पार्ट है ये है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे होता है सेमिनल वेसिकल, ये है प्रोस्टेट बल्बो urethral gland. This one is urethra, here is the presence of testes. This lining is known as
foreskin. Okay, this one is glans, penis या फिर आप इसे नॉर्मली पेनिस भी कह सकते हैं. This one is testicular lobules. Here is the presence of rib testis. This one is vasa efferentia. देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो लाइनिंग है पाइप लाइन स्ट्रक्चर वसा efferentia है, सर्कल टाइप स्ट्रक्चर testicular lobules है, ठीक है. And this one is the presence of epididymis. This one is vas deferens, and here is the presence of ureter. Okay, so this is the structure of male reproductive organ. Okay, आप लोग इसे ड्रॉ कर लिए होंगे आई होप. तो चलिए हम इसके एक एक ऑर्गन्स को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए एग्जाम में क्या करता है ना, एग्जाम में देखिए एग्जाम में क्या जाता है, क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं कि डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, describe all the parts with the help of diagram about male reproductive organ either female reproductive organ. ठीक है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्क्राइब करिए या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्क्राइब करिए. तो थोड़ा सा इस चीज पे हमें ध्यान रखना पड़ता है. और इनफैक्ट हमें डायग्राम भी ड्रॉ करना है. डायग्राम ड्रॉ करने से कुछ नहीं होगा, हमें इसकी नेमिंग भी करनी पड़ती है. नेमिंग पे ही तो मार्क्स मिलेंगे. ऐसे आप अगर डायग्राम बना देंगे तो क्या गारंटी, मतलब क्या कि इसकी आप प्रूफ लगा लेंगे कि इस कैसा डायग्राम है, ठीक है. तो हमें नेमिंग करनी पड़ती है. नेमिंग पे मार्क्स अच्छे खासे, नेमिंग पे जो मार्क्स होता है वो अच्छे खासे गेन हो जाते हैं, ठीक है. तो इसकी नेमिंग पूरे डायग्राम की इंपॉर्टेंट होती है. थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर ज्यादा है, ठीक है, पर हाँ नेमिंग इंपॉर्टेंट है. तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ड्रॉ कर लिए होंगे. चलिए हम इसके पार्ट्स को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं. ओके, एंड देन फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में. सो हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक जो स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लेते हैं. जिसमें सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं टेस्टिस के बारे में, ठीक है. टेस्टिस देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो मेल बॉडी क्या होता है, आउटसाइड में प्रेजेंट होता है. क्यों आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, देखिए वीडियो में समझ लेते हैं, ठीक है. जो टेस्टिस होता है ना, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, आउटसाइड ऑफ मेल बॉडी. अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, ये आउटसाइड ऑफ मेल बॉडी क्यों प्रेजेंट रहता है, इसके पीछे की रीजन क्या है. तो ड्यू टू किस चीज की प्रोसेस के लिए, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए. स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, टेस्टिस का इस प्रोसेस के लिए मेल बॉडी से बिलो 2.5 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है. किस चीज के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए. स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, इतना क्लियर हुआ. टेस्टिस जो होता है वो बाउंड होता है, बाउंडेड बाय स्पेशल मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाय स्पेशल मेम्ब्रेन. कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेक्रोटम. ओके, इसकी जो लेंथ होती है ना टेस्टिस की, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर ठीक होता है, ठीक है. अगर हम बात करें वेट ऑफ टेस्टिस की, तो टेस्टिस का वेट 10 to 15 ग्राम होता है. कलर तो पिंकिश इन कलर, हल्का सा पिंक टाइप का कलर होता है इस टेस्टिस का. जब हम लोग सेजाइटल सेक्शन लेते हैं किसका, टेस्टिस का, सेजाइटल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, तो ये बाउंड होता है किससे, बाउंडेड बाय टेस्टिकुलर व्हाट, टेस्टिकुलर कैप्सूल. इसकी जो आउटर लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है. टेस्टिस की जो आउटर लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया. सॉरी, टेस्टिकुलर कैप्सूल की जो आउटर लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया. ट्यूनिका एल्बुजिनिया में 200 से 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल किसमें प्रेजेंट रहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया में. और इन सभी लोब्यूल में 2 to 3 हाईली कॉइल्ड, 2 से 3 हाईली कॉइल्ड क्या, सेमिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. और ये जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल है, इसी में कौन सी प्रोसेस होती है, तो इसी में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस. और हाँ, सेमिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड में एक लीडिंग सेल प्रेजेंट रहता है, लीडिंग सेल, जो कि रिस्पांसिबल होता है मेल हार्मोन बनाने के लिए, ठीक है. मेल हार्मोन बनाने के लिए रिस्पांसिबल कौन होता है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड में प्रेजेंट लीडिंग सेल, ठीक है.
जो कि मेल हार्मोन को सीक्रेट करता है। मेल हार्मोन का नाम क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, इसके आगे का बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। मेल हार्मोन को ये क्या करता है, मैंने यहाँ लिखा कि मेल हार्मोन, तो ये मेल हार्मोन को सीक्रेट करता है। वो मेल हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है मेल हार्मोन, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन किसकी हेल्प से, कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो हेल्प करता है मेल हार्मोन को सीक्रेट होने में, तो वो है आईएसएच हार्मोन, ठीक है। आईएसएच हार्मोन हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करने में। आईएसएच का फॉर्म क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब हमें समझना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं जो कि रिस्पांसिबल होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए। तो आखिर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है क्या, तो हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं। इतना क्लियर हुआ, तो चलिए हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। टेस्टिस क्लियर हो गया। अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो एक टाइप का सपोर्टिंग सेल होता है, ठीक है, जो कि एक ऐसा सपोर्टिंग सेल होता है जो कि प्रोटीनस हार्मोन सीक्रेट करता है। प्रोटीनस हार्मोन ऐसा हार्मोन जो किसका क्या कहने क्या आता है, प्रोटीन। और ये हार्मोन किस चीज में हेल्प करता है, तो हेल्प इन दी गिव नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म, ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो एक टाइप का सपोर्टिंग सेल होता है जो सीक्रेट करता है प्रोटीनस हार्मोन को, जो हेल्प करता है और मतलब न्यूट्रिशन देता है, नरिशमेंट देता है किसको, डेवलपिंग स्पर्म को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म की सिंथेसिस होती है, ठीक है। सिंथेसिस कहाँ होती है स्पर्म की, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इज गोइंग ऑन, ओके। कब होती है, तो एट प्यूबर्टी स्टेज। क्यों प्यूबर्टी स्टेज में होने लगती है, ये भी तो क्वेश्चन है कि प्यूबर्टी स्टेज में क्यों लगती है, तो ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्यूबर्टी स्टेज में बनने लगता है, इसलिए टेस्टिस जो है वो स्पर्म की सिंथेसिस करने लगता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है बात डिफरेंशिएट के बारे में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्लियर हुआ। अब थर्ड पार्ट आता है, देखिए हम इसके सारे पार्ट को पहले डिटेल स्टडी करना है। तो हमने टेस्टिस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है वासा डिफरेंशिएट के बारे में। वासा डिफरेंशिएट क्या है, ये थिन ट्यूब होती है, इसमें सिर्फ क्या होता है, स्पर्म जो है स्पर्म इज कैरी ऑन, इसमें सिर्फ स्पर्म रहता है और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका बस वर्क इतना ही है। अब नेक्स्ट आता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए ये थिक होती है, वास डिफरेंस के कंपैरिजन में वास डिफरेंस जो होती है वो थिक होती है। और इसमें क्या होता है, कैरियर ऑफ स्पर्म, यानी कि इसमें स्पर्म जो है वो देर तक कलेक्ट रह सकता है, ठीक है। इसमें स्पर्म रहता है, ठीक है, लेकिन देर तक नहीं रह सकता। लेकिन वही हम डिफरेंस की बात करें, वास डिफरेंस की, तो यहाँ स्पर्म जो है वो काफी टाइम तक कैरी रह सकता है। और वो पॉइंट जहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्टार मार्क पॉइंट है जो कि आप नोट कर लीजिए, वो पॉइंट जहाँ पे वासा डिफरेंस जो है किससे जाकर जुड़ जाता है, वासा डिफरेंस से, इस पॉइंट को हम कहते हैं इजेक्टा क्लोरिडल, ओके। एक ऐसा पॉइंट जहां पे वासा डिफरेंस जो है वो वासा डिफरेंस से जाकर जुड़ जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं इजेक्टा क्लोरिडल, ठीक है। अब हम इक्विडिडाइमिस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट पार्ट है इक्विडिडाइमिस। तो इक्विडिडाइमिस के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, व्हाट इज इक्विडिडाइमिस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। इक्विडिडाइमिस कैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉमा शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे मैंने ड्रॉ करते समय बताया था कॉमा शेप का आप लोग ड्रॉ करना है, लेकिन कैसा अपोजिट, मतलब थोड़ा सा अपोजिट साइड कॉमा, ठीक है। कॉमा शेप का स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो लेंथ होती है, अगर हम बात करें इक्विडिडाइमिस की लेंथ की, तो ये 4 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका, 4 सेंटीमीटर डायमीटर। ये कवर करता है किसको, कवर करता है टेस्टिस को, कौन से साइड में, पोस्टेरियर साइड में, ठीक है। पोस्टेरियर साइड से किसको कवर करके रखता है, एपिडिडाइमिस टेस्टिस को। एपिडिडाइमिस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो होता है हेड, सेकंड होता है मिडिल पीस और थर्ड होता है टेल। हेड को हम कहते हैं कॉर्पट, मिडिल पीस को कॉर्पस और टेल को काउला, ओके। इस स्ट्रक्चर में एपिडिडाइमिस में क्या होता है, स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है, मैच्योर हो जाता है और मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है।
अब हमें स्टडी करना है यूरेथ्रा के बारे में। इसी टाइम से खत्म। अब नेक्स्ट पार्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? ये 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्यूल होती है। ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होती है? तो एक्सक्रीट करने के लिए। किसको एक्सक्रीट? यूरिन को। ठीक है, इतना क्लियर है कि यूरेथ्रा जो होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है यूरिन के एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें किसके बारे में स्टडी करनी है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? चेस्टनट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चेस्टनट लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। और ये नेचर इसका कैसा होता है? तो एसिडिक होता है। इसकी वजह से ये स्पर्म कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें स्टडी करना है सेमिनल वेसिकल के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है सेमिनल वेसिकल। तो चलिए अब समझ लेते हैं सेमिनल वेसिकल के बारे में। ओके, सेमिनल वेसिकल ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। प्रोस्टेट ग्लैंड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। और वही सेमिनल वेसिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेसिक। देखिए इसमें क्या होता है कि जब स्पर्म आता है तो किस कलर का हो जाता है? स्लाइटली येलोइश कलर का, यानी कि हल्का पीला कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? सेमिनो ज़ैलिन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है एंड फ्रक्टोज भी प्रेजेंट रहता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए फ्रक्टोज क्या होता है। क्लास 11 में मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, कि फ्रक्टोज क्या होता है, तो आपको बताइए फ्रक्टोज क्या है। और वैसे भी अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री स्टडी कर रखी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रक्टोज क्या है। ठीक है, फ्रक्टोज देखिए सेमिनल ज़ैलिन किस चीज में हेल्प करता है? सेमिनल ज़ैलिन हेल्प करता है स्पर्म को येलो बनाने में। ठीक है, यानी कि हल्का सा येलोइश टाइप का रखने में। और वही अगर बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज किस चीज में हेल्प करता है? फ्रक्टोज जो है ये क्या करता है? गिव एनर्जी टू स्पर्म को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है मूव करने के लिए। ठीक है, अब देखिए अब बात आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की। सेमिनल वेसिकल समझ में आया। अब हम समझ लेते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका जो नेचर होता है ना वो बेसिक होता है। ठीक है, इसमें हेल्प किस में करती है? तो हेल्प इन रिमूविंग द एसिडिटी ऑफ वेजाइना। वेजाइना की एसिडिटी रिमूव करने में हेल्प कौन करती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प करती है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लास्ट पार्ट है पेनिस। तो पेनिस कैसा ऑर्गन होता है? तो पेनिस जो होता है ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। इसकी लेंथ की बात करें तो 10 to 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, 10 to 15 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है इतना? चलिए अब हम एक इंपॉर्टेंट बस पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में नहीं पूछता है लेकिन हाँ नीट वगैरह में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी टाइप का है। ठीक है, देखिए एक डिजीज हो जाती है मेल्स के अंदर। जब मेल की एज 40 to 45 होती है ना, तो सभी मेल के अंदर नहीं, कुछ मेल के अंदर एक डिजीज हो जाती है। डिजीज में क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड वो इंक्रीज कर जाती है। इंक्रीज इन साइज में इंक्रीज कर जाती है और जैसे ही वो इंक्रीज करती है वो ओवरलैप कर जाती है। ओवरलैप किसको करेगी? ओवरलैप दी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को ओवरलैप कर जाती है जिस वजह से प्रॉब्लम किसमें होती है? तो प्रॉब्लम इन यूरिन सिक्रेशन। यूरिन के सिक्रेशन में प्रॉब्लम होने लगती है जिस वजह से पेन भी कॉज होने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मैंने स्टार्टिंग में पता चल जाता है तो इसका मेडिकल चेकअप के थ्रू मतलब मेडिसिन के थ्रू इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है ना कि इसका हमें सर्जरी कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिजीज फीमेल्स के अंदर नहीं होती है, ये डिजीज सिर्फ किसके अंदर होती है? मेल के अंदर होती है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिनिश हो गया। अब हमें स्टडी करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर करिए इसे अपने कांटेक्ट में, जो भी आपके कांटेक्ट में क्लास 9 to 12 तक के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उन्हें शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देख करके और उसे छोड़ देते हैं तो ये दिस नॉट मोर देन इनफ। ओके, तो इसे आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, सपोर्ट शो करिए और वीडियो तो आती रहेंगे एज ऑलवेज। ओके, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले इसका भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो कि आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहिए जिससे कि आप लोगों के लिए इजी टू ड्रॉ एंड इजी टू लर्न हो सके। ठीक है,
बहुत ही इजी वे में मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो एग्जाम में जैसे कि मैंने बताया पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसे ड्रॉ करते रहिए ताकि अगर एग्जाम में पूछता भी है तो आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत फेस करनी ना पड़े, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कंपैरिजन में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है, इजी है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम इसकी डिटेल की बात करें, डिटेल क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो इजी है स्टडी करना और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हार्ड है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। सो दिस वन इज यूटेरस, दिस वन इज स्टमस, एम्बुला, and here is presence of infundibulum, okay, and these all three are collectively known as fallopian tube. This one is ovary and this one is fimbriae. Here is cervix, this is cervical canal, and here is the presence of vagina. This one is endometrium wall, middle one is mesometrium and outer one is perimetrium, okay. So this is the structure of female reproductive organ. Now we have to discuss about all the parts of female reproductive organ, and I hope you all should draw this structure, okay. So let's discuss about female reproductive organ, okay. First we have to study about ovary and then uterus and all the parts, okay. ovary ये 8 mm ठीक होती है, ठीक, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। शेप कैसा होता है, तो शेप की बात करें तो बैलून शेप की होती है। कलर कैसा होता है, तो पिंकिश कलर का होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। ओवरी जो होती है वो अटैच होती है किससे, अटैच टू यूटेरस बाय ओविडक्ट, ओविडक्ट के थ्रू यूटेरस से अटैच होती है, ठीक है। अगर हम इसके सेजाइटल सेक्शन लें ओवरी का, जैसे हमने टेस्टिस का सेजाइटल सेक्शन लिया था, वैसे ही अगर हम ओवरी का सेजाइटल सेक्शन लें तो ये बाउंडेड होती है, बाउंडेड बाय ओवेरियन कैप्सूल। ये बाउंडेड किससे होती है, ओवेरियन कैप्सूल से, जिसकी आउटर लेयर जो होती है ओवेरियन कैप्सूल की आउटर लेयर, इसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। मिडिल लेयर क्या होती है, जर्मिनल इपिथेलियम, और इनर लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, ट्यूनिका वेजाइनसिस, ओके। इतना क्लियर है। ओवरी में कौन सी प्रोसेस होती है, तो ओवरी में होती है oogenesis की प्रोसेस। देखिए थोड़ा सा एक चीज को मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ, आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करिएगा। मेल में क्या होता है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एट द प्यूबर्टी स्टेज, तो वो लाइफ टाइम चलती है, ठीक है, लाइफ टाइम चलती है, लाइफ टाइम स्पर्म का सिक्रेशन होता है। लेकिन वही अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो oogenesis की प्रोसेस होती है जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा एग फॉर्मेशन जब होता है तो ये oogenesis कैसी प्रोसेस होती है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो आप क्या कहेंगे कि मतलब कैसे डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, कैसे, देखिए जब कोई फीमेल जो है मतलब फीमेल बेबी है, ठीक है, वो अपने मदर के ओम में एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है, कितने महीने की होती है अपने मदर के ओम में, 3 से 4 महीने की, तो उनके अंदर 400 लाख ओवोनिया बन जाते हैं। जो फीमेल बेबी होती है जो अपने मदर के ओम में 3 to 4 मंथ के टाइम पे एग्जिस्ट कर रही होती है, उसके अंदर 400 लाख ओवोनिया डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। उन 400 लाख ओवोनिया में से ज्यादातर ओवोनिया जो होते हैं क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। 400 लाख ओवोनिया में से ज्यादातर ओवोनिया जो होते हैं ना वो डीजनरेट कर जाते हैं, और डीजनरेट करने के बाद कब डीजनरेट करते हैं, तो जब उस फीमेल का बर्थ हो रहा होता है, तो जब गर्ल चाइल्ड का जब जन्म हो रहा होता है, तो जन्म के समय पे ही उसके 4 लाख ओवोनिया में से सारे ओवोनिया डीजनरेट कर जाते हैं, और सिर्फ कितने ओवोनिया उसके पास बचते हैं, तो 400 ओवोनिया ही बचते हैं, ठीक है। 400 लाख ओवोनिया डीजनरेट किए और बचे कितने, ओनली एंड ओनली 400 ओवोनिया उसकी पूरी लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है। सिर्फ 400 ओवोनिया बचते हैं उसकी पूरी लाइफ साइकिल के लिए, ओवोनिया डेवलप करते हैं एग में, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए फीमेल हार्मोन कौन सा होता है, तो फीमेल हार्मोन जो होता है वो होता है, फीमेल हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये होता है ऑस्ट्रोजन
और एक और होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये दोनों कौन से हार्मोन है? फीमेल हार्मोन है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें समझना है ओविडक्ट के बारे में। ओवरी क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ओविडक्ट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ओविडक्ट। नाउ द टॉपिक इज ओविडक्ट। देखिए, हम ओवरी की बात करें तो ओवरी कितने पेयर थी? ओवरी 2 पेयर थी। लेकिन वही अगर हम ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट जो होता है कितने पेयर होता है? 1 पेयर होता है। देखिए, ओविडक्ट हम किसको कह रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब, जो स्टमक, एम्पुला, इंफंटिबुलम, इन सबको जो कलेक्टिवली हम फैलोपियन ट्यूब कह रहे थे, उसे ही हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ये 1 पेयर होता है, 1 पेयर होता है। और कैसे होता है? स्लाइटली स्लाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कितने पार्ट में डिस्क्राइब होता है? तो ये 3 पार्ट में डिस्क्राइब होता है। कौन कौन सा? स्टमक, एम्पुला और इंफंटिबुलम। और देखिए, फर्टिलाइजेशन आप लोगों को इतना बता देते हैं कि ओविडक्ट में होता है, लेकिन ओविडक्ट में कहां होता है फर्टिलाइजेशन? अगर मान लीजिए कि आप एग्जाम देने बैठे हैं, ठीक है, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है? ओवरी में होता है, ओविडक्ट में होता है, या फिर वेजाइना में होता है, या फिर सर्विक्स में होता है, तो आप सिंपल से आप किसको मार्क करेंगे? ओविडक्ट को मार्क करेंगे। ओविडक्ट का फैलोपियन में फैलोपियन को मार्क करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि वेयर फर्टिलाइजेशन कहां होता है, और ऑप्शन दे देता है, ऑप्शन ए है ओवरी, ऑप्शन बी है यूटेरस, ऑप्शन सी है ओविडक्ट, और ऑप्शन डी है एम्ब्यूला। तो बताइए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ होता है? एम्ब्यूला में होता है। आपको उस समय ओविडक्ट को नहीं बल्कि एम्ब्यूला को बात करना है, क्योंकि हाँ जी, ओविडक्ट में तो फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन मेन उसके पार्ट एम्ब्यूला में होता है ना, तो इसलिए हमें मार्क किसे करना है? एम्ब्यूला को, ठीक है। अब सुनिए, अब हमें समझना है यूटेरस। यूटेरस यूटेरस को हम क्या कहते हैं? ओम भी कहते हैं। यही पे एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यूटेरस, जिसे हम ओम भी कहते हैं, मदर ओम, ठीक है। ये भी कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो सिंगल स्ट्रक्चर, यानी 1 पेयर होता है। ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर, ठीक, और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, ओके। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कोन शेप का होता है। इसी स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप करता है और एक नए बच्चे के रूप में जन्म लेता है। अब आता है लास्ट पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वेजाइना, ठीक है। तो वेजाइना क्या होता है? कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। किसका? फीमेल्स का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। यहीं से मेल जो है अपने पेनिस के थ्रू क्या करते हैं? स्पर्म को एंटर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। इतना क्लियर हुआ? अब आप पूछेंगे सर्विक्स तो हमने बताया ही नहीं, सर्विक्स का क्या रोल है? तो देखिए, जब फीमेल जो है वो बर्थ दे रही होती है किसी चाइल्ड को, देखिए जब फीमेल जो है बर्थ दे रही होती है चाइल्ड को, तो उस टाइम पे बर्थ किसके थ्रू होगा? वेजाइना के थ्रू। मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था यूटेरस का, फिर यहाँ से ऐसे एंड यहाँ से ऐसे, ऐसा स्ट्रक्चर था। ये जो यूटेरस है इसकी लाइनिंग क्या होगी? ब्रेक कर जाएगी। यहाँ से बेबी का जन्म होना स्टार्ट हो जाएगा, एक नए बच्चे का जन्म होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स क्या होगा? ब्रॉडर होना शुरू होगा, ठीक है। यानी कि जितना हो सके, जितनी जरूरत है उतना ये चौड़ा होगा, चौड़ा होकर के बच्चे का जन्म होगा। सर्विक्स का सिर्फ इतना ही रोल होता है कि रबड़ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नए यंग वन को जन्म देने में हेल्प करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लियर हो गया, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हमें स्टडी करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक और पार्ट को, जिसे हम कहते हैं मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड क्या होती है इसे हमें डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अब हमें स्टडी करना है मैमरी ग्लैंड के बारे में। मैमरी ग्लैंड जो होता है कैसा होता है? 1 पेयर रिप्रेजेंट करता है। कितना पेयर में? 1 पेयर रिप्रेजेंट करता है। इस सेंस में कितना होता है? 2 नंबर में होता है। एक मैमरी ग्लैंड कितना है? 2, ठीक है। ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए, ये जो होता है कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है? ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट रहता है। ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। किसमें? मेमोरी लोब्स में। कितने? 15 से 20, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है 15 to 20 मेमोरी लोब्स में। और ये जो मेमोरी लोब्स है, ईच लोब्स को हम क्या कहते हैं? ईच लोब नोन एज एल्वेलाई, एल्वेलाई, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? देखिए, एल्वेलाई होता है ना, वो कहाँ ओपन होता है? तो ओपनिंग मेमोरी, मेमोरी टिब्यूल्स में ये ओपन होता है। एंड और कुछ मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं, सेवरल मेमोरी ग्लैंड्स, सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइंट विद ईच अदर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी एम्ब्यूला। मेमोरी एम्ब्यूला जो होता है कनेक्ट होता है, कनेक्ट विद
लैक्टिफेरस लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होता है और लैक्टिफेरस डक्ट जो होती है वो क्या करती है, सीक्रेट करती है मिल्क को, ठीक है। ये थी पूरी प्रोसेस किसकी, मैमरी ग्लैंड की, ठीक है। इतना समझ में आया। देखिए होता क्या है ना, मेमोरी ग्लैंड वन पेयर होता है, यानी कितने प्रेजेंट होते हैं, टू, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू से कंसिस्ट होता है और इसमें थोड़े बहुत फैट भी, मतलब जितने मोनो एनफ होते हैं फैट भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू is to 50 to 20 memory lobes, each lobe is known as alveoli, alveoli open into memory tubules and several memory ducts join to each other known as memory ampulla which is connected to lactiferous duct which secrete the milk, ओके। इतना क्लियर है। देखिए होता क्या है ना कि ग्लैंडुलर टिश्यू होता है 50 to 20 memory lobes प्रेजेंट रहते हैं और सभी लोब्स होना alveoli करते हैं, alveoli होता है ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में और मेमोरी ट्यूब्यूल्स होता है उसमें क्या होता है, कुछ मेमोरी डक्ट ज्वाइन करते हैं एक साथ और बनाते हैं मेमोरी एम्पुला, ठीक है। और मेमोरी एम्पुला जो है उससे कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट भी हेल्प करता है फीमेल में मिल्क का सिक्रेशन करने के लिए। मिल्क का सिक्रेशन कब होता है, प्राइमरी लैक्टेशन पीरियड, यानी कि जब बेबी का बर्थ होता है तो मिल्क का जो सिक्रेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, मेमोरी ग्लैंड की हेल्प से ही होता है, लैक्टिफेरस डक्ट की हेल्प से ही होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और सुनिए जब मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट होता है कुछ डेज के लिए, ठीक है, कुछ डेज के लिए जो मिल्क रहता है वो किस कलर का रहता है, स्लाइटली येलोइश कलर का रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें फुल ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। और जो न्यूबॉर्न बेबी है उसे क्या मिल्क प्रोटीन की जरूरत रहती है, इसलिए वो जो मिल्क रहता है वो किस कलर का रहता है, स्लाइटली येलोइश कलर का होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब मैं पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, लेट्स डिस्कस अबाउट गैमेटोजेनेसिस, ओके। लेट्स स्टार्ट गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, देखिए गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में कितने टाइप की होती है, ये भी टू टाइप की होती है, गैमेटोजेनेसिस टू टाइप की होती है। फर्स्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और सेकंड होती है oogenesis और ovogenesis, ठीक है। तो ये क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए इसे क्या पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन होगा स्पर्म का, स्पर्म क्या है, टोनिया गैमेट है, इतना हमें क्लियर है, इसके बारे में कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और वही oogenesis की बात करते हैं, इसमें फॉर्मेशन होगा ओवा, यानी कि एक का, ठीक है, जो क्या है फीमेल गैमेट है, इतना क्लियर है। अब देखिए अब हमें इन दोनों प्रोसेस को डिटेल स्टडी करना है, ठीक है, डिटेल स्टडी करना है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ठीक है, इनकी प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड देन हम पढ़ेंगे oogenesis, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है कितने स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में, ठीक है। ये 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं समझ, देखिए हम नोट करने जा रहे हो। मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड है ग्रोथ फेज और लास्ट वन है मैच्योरेशन फेज, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दिस थ्री, ओके। सबसे पहले मैं स्पर्मेटोजेनेसिस में मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें क्या होता है कि सेमिफिलस टिब्यूल है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है बताइए, कौन सा सेल प्रेजेंट रहता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट रहता है। हमें पता है कि सेमिफिलस टिब्यूल जर्मिनल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट रहता है। जर्मिनल एपिथेलियल सेल क्या करता है कि माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन किसमें रहता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल में, ठीक है। और जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या होंगे, बहुत सारे न्यूमरस अमाउंट ऑफ क्या होंगे, स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे ना। और जब बहुत सारे अमाउंट में स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, और ये सभी जो भी न्यूमरस अमाउंट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इनके पास क्या है, कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इनके पास 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक। किसके पास न्यूमरस स्पर्मेटोगोनिया बने। देखिए सबसे पहले सेमिफिलस टिब्यूल में जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट करता है माइटोटिक डिवीजन में, ठीक है। और माइटोटिक डिवीजन में तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे जो कि डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम कैरी किए रहेंगे। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है तो ये किसके हेल्प से बनेगा, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सा हार्मोन बताइए, ये गोनाड हार्मोन कौन सा होता है, प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से क्या बनेंगे, बहुत सारे नंबर में स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट प्रोसेस तो आप लोगों को समझ में आ गई, मल्टीप्लिकेशन फेज में मल्टीप्लिकेशन और माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। अब सेकंड फेज होती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज क्लियर हो गई है। इसमें क्या होता है कि सेल ऑफ सर्टोलाइज होती है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, तो स्पर्मेटोगोनिया को, जिसकी वजह से स्पर्मेटोगोनिया जो है वो अपने साइज में क्या कर जाता है, इंक्रीज कर देता है, तो इंक्रीज इन साइज, ओके। तो ये थी ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज से क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड होता है किसकी वजह से, फर्टिलाइज होता है किसको, तो स्पर्मेटोगोनिया को, ओके। अब थर्ड फेज आती है, थर्ड फेज इज मैच्योरेशन फेज, ये लास्ट फेज होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस की, मैच्योरेशन फेज। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैच्योर होगा, ठीक है। देखिए इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। इसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करेगा, मियोसिस फ्यूजन करेगा,
मियोसिस सेल डिवीजन करेगा, और जैसे ही ये मियोसिस सेल डिवीजन करेगा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया रहेगा इसके पास हैप्लॉइड सेट में क्रोमोसोम रहेंगे, कितने सेट में, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। ओके, और ये क्या होंगे, मैच्योर होंगे, और मैच्योर होकर के बनाएंगे स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का ये फॉर्मेशन करेंगे मैच्योर होकर के। ओके, एंड देन उसके बाद क्या होगा, स्पर्मेटिड के अंदर क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस, स्पर्मेटिड के अंदर होगा मेटामॉर्फोसिस, और ये जो है बना देगा मोटाइल स्पर्म को। ठीक है, मोटाइल स्पर्म। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए ये है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। अभी इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि हमें डिस्कस करना है कि देखिए जो ये प्रोसेस होती है मैच्योरेशन फेज, ये भी 2 टाइप में होती है। फर्स्ट मैं इसको ज्यादा नोट करने लायक नहीं, सिर्फ इतना ही मेन है। ठीक है, लेकिन एक बार आपको अपने पॉइंट मतलब मेंशन करने के लिए माइंड में सुन लीजिए कि ये जो प्रोसेस होती है मैच्योरेशन फेज के लिए, ये भी 2 टाइप की होती है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक स्पर्मेसिएशन। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि स्पर्मेटिड जो होता है वो ट्रांसफर करता है स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, और वही है स्पर्मेसिएशन की बात है तो इसमें क्या होता है कि स्पर्म जो होता है वो रिलीज हो जाता है सेमिफेरस ट्यूब्यूल के थ्रू और इंटर कर जाता है एपिडिडाइलिस में। ठीक है, तो इसे हमें कोई खास जानने की जरूरत नहीं कि इसे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं कि इतना जो मैंने आप लोगों को बना करके बताया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। देखिए सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो 3 फेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज मल्टीप्लिकेशन फेज, इन विच सेमिफेरस ट्यूब्यूल contains general materials which do magnetic cell division and form numerous number of spermatogonia which are diploid set of chromosome and the numerous amount of spermatogonia is formed due to presence of testosterone hormone, that is male gonad hormone. And second phase is growth phase in which cells are like provide nourishment to developing spermatogonia through which spermatogonia increase in their size. And last phase is maturation phase in which primary spermatogonia do meiosis cell division and form secondary spermatogonia which is haploid set of chromosome. And then secondary spermatogonia start maturation, and after maturation it convert into spermatid, and spermatid जो मेटामॉर्फोसिस एंड फॉर्म मोटाइल स्पर्म। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये टोटल स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। अब हमें स्टडी करना है oogenesis के साथ oogenesis की प्रोसेस। ठीक है, जो कि जैसे कि बनेगी फीमेल गैमेट, मेल गैमेट बन गया, क्लियर हो गया। अब हमें स्टार्ट करना है फीमेल गैमेट की प्रोसेस। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट oogenesis और oogenesis। oogenesis जिसे हम ओवाजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। ओके, देखिए ये भी कितने फेज में कंप्लीट होगी, 3 फेज में। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ठीक है, जिसे हम एग भी कहते हैं। ये भी 3 फेज में कंप्लीट होगी। फर्स्ट फेज इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज, सेम है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें भी फर्स्ट फेज क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज। और मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, चलिए इसे समझाते हैं। लेकिन जनरल एपिथेलियल सेल होगा किसका, ओवरी में। ओवरी में प्रेजेंट जनरल एपिथेलियल सेल जो है ये फॉर्म करेगा ओवनिया। ठीक है, ओवनिया का फॉर्मेशन करेगा तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब फीमेल की एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही होगी। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज बताइए कब चलती है, यानी कि जब वो फीमेल जो है अपनी मदर के ओम में एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि वो फीमेल जो है अभी अपनी मदर के ओम में है, तब ये फेज होती है। ठीक है, हमने बताया था, जैसे कि मैंने बताया था कि oogenesis जो प्रोसेस होती है ना वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। फीमेल के अंदर एक जो है वो अपनी मदर के ओम में जब रहती है फीमेल तभी बन जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार उसी के हिसाब से देखिए आप जो जमीन एपिथेलियल सेल जो है वो फॉर्म करता है ओवनिया पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब फीमेल अपनी मदर के ओम में एग्जिस्ट कर रही होती है एज एम्ब्रियो तभी। ठीक है, जिसमें से 400 लाख ओवनिया बनते हैं, लेकिन 400 ओवनिया जो होते हैं सिर्फ यही क्या होते हैं, 400 ओवनिया आर फंक्शनल। सिर्फ 400 ओवनिया ही फंक्शनल होते हैं which having कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम, which having 12 यानी कि डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज में इतना समझ में आया, क्या क्लियर हुआ। अब सेकंड फेज जो आती है वो एज यूजुअल स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis में क्या होती है, ग्रोथ फेज। इसमें क्या होगा, oogonia जो है वो नरिशमेंट टेक करेगा, यानी कि उसे न्यूट्रिएंट्स लेंगे कहां से, फ्रॉम एस्ट्रोजन हार्मोन। देखिए इसे एस्ट्रोजन कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन। हमने पहली बार तो एस्ट्रोजन क्यों कहा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहले मैंने इसे सबसे पहले मैंने इसे गलत तरीके से प्रोनाउंस किया है एस्ट्रोजन, बट ये होता क्या है, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये फ्रॉम एस्ट्रोजन हार्मोन नरिशमेंट टेक करेगा। ठीक, उसके बाद फॉर्म करेगा, बनाएगा प्राइमरी oocyte सेल, जिसके पास कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, तो डिप्लॉयड। ठीक है, डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे जो कि प्रेजेंट हो जाएंगे कहां, जो प्राइमरी oocyte सेल है ये चला जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में। इतना क्लियर होगा, ग्राफियन फॉलिकल में जाकर के प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब थर्ड आती है सेम कौन सी फेज, मैच्योरेशन फेज। देखिए ये सब एग्जाम में पूछ लेता है, अगर आप पूरी बात करें डिटेल एग्जाम में पूछ लेता है तो आप लोग इसे ध्यान से समझते रहिएगा। मैच्योरेशन में क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte सेल है, मैच्योरेशन में जो प्राइमरी oocyte सेल है ये क्या कर जाएगी, मियोसिस सेल डिवीजन करेगी। वो भी कितने बार, इन टू, यानी कि 2 टाइम में मियोसिस सेल डिवीजन करेगी। और जब
फर्स्ट टाइम पे ये क्या करेगी, फॉर्म करेगी सेकेंडरी oocyte, एट फर्स्ट टाइम इट फॉर्म सेकेंडरी oocyte, एंड सेकेंड टाइम ये क्या करेगी, सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगी, सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगी, जिसे हम सिंगल ऊटीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सिंगल ऊटीर का फॉर्मेशन कर देगी। और ये जो ऊटीर है यही क्या होगा, ऊटीर, ऊटीर का फॉर्मेशन हुआ, ऊटीर क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा, क्या बनाएगा, वन ओवम और एग। इतना क्लियर हुआ, ये oogenesis ovogenesis की पूरी प्रोसेस, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए अगर हम इसे इंग्लिश में टोटल समझ लेते हैं, oogenesis और ovogenesis। oogenesis process is continuous process and it is complete in 3 steps. First one is maturation, second one is growth, and third one is maturation. First one is multiplication, second one is growth, and third one is maturation phase. Multiplication phase. In this phase, contact position of germinal epithelial cell in each ovary forming oogonia during embryonic stage of fetal. 400 oogonia is functional which having 2 number of chromosomes. These oogonia is synthesized due to mitotic cell division in the germinal epithelial cell. And second one is growth phase, in which oogonia take arrangement from estrogen hormone and forming primary oocyte cell which having 2 number of chromosomes. These oocyte cells present in Gallium follicle. And third one is maturation phase, in which primary oocyte cell undergoes meiosis cell division in a two time. In first step, it forming secondary oocyte and a polar body. Later that secondary oocyte cell undergoes second meiosis cell division to form second polar body and a single oocyte. Single oocyte undergo metamorphosis to form one ovum or egg. Okay, इतना क्लियर हुआ। अब हमें स्टडी करना है मेल गैमेट के बारे में, दैट इज स्पर्म। इसके बारे में हमें डिटेल स्टडी स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके, तो देखिए अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोगों के पास चैनल पर जितनी भी पहले कल जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिस आएंगे आप लोगों के पास टाइम टू टाइम पहुंचेगी, तो जनरल नोटिस पहुंचेगी, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल करते हैं कि फेक नोटिस भी पहुंचा देते हैं, तो जनरल नोटिस पहुंचेगी, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास 9 तक स्टूडेंट को शेयर करिए, क्योंकि बायोलॉजी भी इस पे मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। क्लास 9 से पहले के सभी स्टूडेंट्स को शेयर करिए, आइदर सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड। ओके, तो चलिए अब हमें स्टडी करना है मेल गैमेट के बारे में, डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, ठीक है। जब हम लोग मेल गैमेट यानी कि स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो माइक्रोस्कोप से लेते हैं, तो माइक्रोस्कोप से लेने पे स्ट्रक्चर से कितने पार्ट में डिस्टिंग्विश होता है, डिस्टिंग्विश इनटू, ये जो होता है डिस्टिंग्विश इनटू 4 पार्ट्स। ओके, अब ये 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए फर्स्ट वन इज हेड, सेकंड वन इज नेक, थर्ड वन इज मिडिल पीस एंड देन टेल। ओके, तो ये है 4 पार्ट्स ऑफ स्पर्म। देखिए हम स्पर्म का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है, सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए हेड क्या होता है, हेड जो होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेड कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। इसके पास कैसा न्यूक्लियस होता है, तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है हेड के पास। ये प्रोटेक्ट होता है बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग, और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं एक्रोसोम। ओके, और एक्रोसोम जो है एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है एंटी फोर्टिलाइजिन। इतना समझ में आया, इसका नेचर जो होता है वो क्लीवेज कैपेसिटी रखता है, ठीक है। यानी कि ये क्लीवेज कैपेसिटी रखता है, ये जो एंजाइम होता है, ठीक है। क्लीवेज का मतलब आपको बताइए, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमें पता होगा, आपको नॉलेज से आपको बता दी जरूरत है। अब ये क्या होता है, ये कहां पाया जाता है, तो जस्ट बिलो द हेड, ये हेड के ठीक नीचे पाया जाता है, ठीक है। और ये कनेक्ट रहता है मिडल पीस, ये कोई खास सामान नहीं होता है, ठीक है। अब हम मिडल पीस क्या है, इसमें क्या होता है, न्यूमरस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, न्यूमरस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है किसमें, मिडल पीस में। ये जो होता है इसे हम कंसीडर करते हैं एज अ एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट की तरह भी इसे हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है किसे, स्पर्म को, एट द टाइम ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। एट द टाइम ऑफ लोकोमोशन ऑफ स्पर्म मिडल पीस प्रोवाइड एनर्जी। ओके, एंड देन वी हैव टू स्टडी अबाउट लास्ट पार्ट टेल। टेल जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें फ्लैजिलम भी पाया जाता है, ठीक है। फ्लैजिलम से कंसिस्ट होता है, फ्लैजिलम जो होता है इसका 9+2 टाइप का होता है, यानी कि या तो 9 पाए जाएंगे या फिर 11 पाए जाएंगे, या फिर 9+2 एक्स्ट्रा पाया जाता है, ठीक है। और इसे हम लोग मोटरी ऑर्गन भी कहते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन किसका, ऑफ स्पर्म, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये देखिए स्पर्म की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में था। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 40% स्पर्म हैविंग एडिटिव फर्टिलाइजेशन वेयर 60% इज नॉर्मल। देखिए पूरे मेल बॉडी में जो स्पर्म होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 40% स्पर्म जो होता है उसके पास ये एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दे पाए, यानी कि फर्टाइल टाइम होता है 60%, और एक्स्ट्रा 60% स्पर्म होता है कैसा होता है, स्टेराइल होता है, यानी फर्टाइल नहीं होता है। तो चलिए हमें पढ़ना है ओवम एग, ठीक है। ओवम जिसे हम एग के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है, ओवम और क्या होता है, फीमेल गैमेट। ओके, इसका जो साइज होता है वो 0.1 mm इन
डायमीटर, ये डायमीटर कितना होता है 0.1 mm। देखिए एक में पोलैरिटी शो होती है, पोलैरिटी जो कि 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है एनिमल पोल। एनिमल पोल क्या होता है, ये जेनेटिकली क्या होता है, जेनेटिकली एक व्यू होता है, ठीक है। और सेकंड होती है वेजेटल पोल, ठीक है। इतना समझ में आया। ये जो होता है ये एक जो एग होता है ना, वो एक एंटी फर्टिलाइजिंग नाम का एंजाइम सीक्रेट करता है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है क्लीवेज कैपेसिटी, ठीक है। इसके पास में कैपेसिटी कैसी होती है, क्लीवेज कैपेसिटी, सेम एज मेल गैमेट। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या होती क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, नोन एज पीरियड्स। ओके, तो चलिए इसमें समझ लेते हैं क्या होती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, स्टार्ट होती है किस एज में, 13 टू 14 की एज में स्टार्ट होती है, और इसे हम कहते हैं मिनाज, ठीक है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप करती है, स्टॉप कब करती है, एट द एज ऑफ 40 टू 45, जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज। देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल की, ठीक है। और फर्स्ट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल इज नोन एज मेनार्च, एंड लास्ट स्टेज ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल इज नोन एज मेनोपॉज। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, देखिए अगर बात करें एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, एवरेज ड्यूरेशन तो ये होता है 28 टू 29 डेज का। ओके, सो दिस इज द एवरेज ड्यूरेशन। इसके बाद क्या है, एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है, अगर हम बात करें मिनिमम ड्यूरेशन की तो मिनिमम ड्यूरेशन 20 डेज का होता है, ठीक है। और अगर बात करें मैक्सिमम ड्यूरेशन की तो ये होता है 45 डेज का। अगर आपको 45 डेज के गैप के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हो गया, दैट मींस क्या, यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। ओके, और देखिए मैक्सिमम 45 डेज का हो जाता है जब हाइपरटेंशन यानी इस बात की टेंशन रहती है, या फिर कोई दवा आप खा रहे हैं तो भी 45 डेज का गैप हो जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 स्टेज में कंप्लीट होती है। कितने स्टेज में कंप्लीट होती है, तो इसके स्टेजेस हैं कितने, 4। तो चलिए इसे हम एक तरह से समझ लेते हैं सारे स्टेजेस को, ठीक है। स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड होता है फॉलिकुलर फेज, थर्ड इज ओव्यूलेशन फेज, एंड फोर्थ वन इज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। देखिए फॉलिकुलर फेज को प्री ओव्यूलेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर फेज को प्री ओव्यूलेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं, और अगर हम बात करें ओव्यूलेशन फेज की तो इसे हम ल्यूटियल फेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इन चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में ये 4 स्टेज कंप्लीट करके मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट स्टेज दैट इज मेंस्ट्रुएशन फेज, इसमें क्या होता है, ये कितने डेज ड्यूरेशन में कंप्लीट होता है, तो ये 5 डेज की ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है ना, यूटेरस की एंडोमेट्रियम वॉल डीजनरेट कर जाती है, ठीक है, डीजनरेट कर जाती है। इसलिए इस फेज मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड क्या होता है, सेक्रेट हो जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज सेक्रेटेड, ठीक है। अब आता है फॉलिकुलर फेज, जिसे हम प्री ओव्यूलेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड किसकी, एडिनो हाइपोथीसिस प्रेजेंट पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या बनाता है, फॉलिकल्स बनाता है। और ये पूरा जो प्रोसेस चल रही है इसकी ड्यूरेशन होती है 6 टू 7 डेज की। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन ये सीक्रेट कर जाता है, ठीक है। अब सेकंड आती है ओव्यूलेशन फेज, जिसे फेज नाम से भी जानते हैं। ये कब कंप्लीट होती है, तो 14 डेज पे कंप्लीट होती है। देखिए जो गैप मिलता है, जो एवरेज गैप होता है ना, एवरेज ड्यूरेशन 29 डेज का, तो 14 डेज जो होता है, 14 डेज जब कंप्लीट होती है तब ये स्टार्ट होती है। क्यों ये स्टार्ट होती है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ना वो सीक्रेट होने लगता है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होने लगता है, इसलिए ओव्यूलेशन फेज स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज में ओवम जो है, नया ओवम रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब आती है पोस्ट ओव्यूलेशन फेज। इसमें जो रप्चर्ड फॉलिकल होते हैं ना, जो भी रप्चर्ड फॉलिकल होते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू येलो ल्यूटल ग्लैंड, और ये सीक्रेट क्या करते हैं, ल्यूटल ग्लैंड सीक्रेट कन्वर्ट जाते हैं और सीक्रेट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। और एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, की पॉइंट है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है यही क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है, ठीक है। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्लेसेंटा कौन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही बनाता है। इतना क्लियर होगा स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए हम इसे डिस्क्राइब कर देते हैं ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट इन 4 स्टेप्स,
menstruation phase, follicle phase, that is also known as pre-ovulatory phase as well as proliferative phase. Third one is ovulation phase, also known as luteal phase, and last one is post-ovulatory phase. In menstruation phase, it completes in a 5 days duration. In this phase, endometrial wall of uterus undergoes regeneration due to low amount of estrogen and progesterone hormone. Menstrual fluid is secreted. And second stage is follicular phase. In this phase, pituitary gland of adenohypophysis secrete the follicle stimulating hormone responsible to forming the follicles. Their duration is around 6 to 7 days. In this stage, estrogen hormone is also secreted, forming mature follicles. And third stage is that is ovulation phase. In this weird position of menstrual cycle means complete in 48 due to secretion of LH hormones from pituitary adenohypophysis. In this stage, ovum release from matured follicle. Fourth stage is post-ovulatory phase. In this phase, ruptured follicle convert into yellow luteal gland with secrete the progesterone hormone. Okay, इतना क्लियर है. अब हमें समझना है फर्टिलाइजेशन, जिसे हम इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं, तो ये क्या होता है. So let's discuss about fertilization and implantation. So फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हम हमेशा पढ़ते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज विद ईच अदर, यही तो होता है ना फर्टिलाइजेशन. और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है जिसे हम जाइगोट के नाम से जानते हैं. लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद 72 आवर्स के बाद जाइगोट जो है वो क्लीवेज करता है. ठीक है, जाइगोट जो है ना ये क्लीवेज करता है. तो आफ्टर 72 आवर्स एंड फॉर्म व्हाट ब्लास्टोमा. और ब्लास्टोमा जो होता है वो रिपीटेड डिवीजन करता है, लगातार डिवीजन करते रहता है, रिपीटेड डिवीजन करता है और फॉर्म करता है 16 सेल स्ट्रक्चर को, जिसे हम मारुला भी कहते हैं. ठीक है, अब देखिए हमें पढ़ना है 3 चीज के बारे में. फर्स्ट है देखिए मारुला का मतलब ब्लास्टुला बनता है. ठीक है, सेकंड है ब्लास्टुला, मारुला कैसा समझा ना. अब बस मारुला से बनेगा ब्लास्टुला और थर्ड आ जाएगा गैस्ट्रुला. ठीक है, तो इन सबको हमें डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज मारुला. मारुला जो होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस. मारुला इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस. ये कैसा होता है, तो मालबेरी इस स्टेज में जो हमारा एम्ब्रियो होता है ये मालबेरी फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, मालबेरी फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका साइज 0.1 mm होता है सिर्फ. ठीक है, इतना समझ में आया. और ये कहाँ होता है, तो एम्पुला में होता है. ओविडक्ट के पार्ट दैट इज एम्पुला, इसी में ये रहता है. कौन, मारुला. ठीक है, और सेकंड आ जाता है ब्लास्टुला. सेकंड इज ब्लास्टुला. तो ये कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप है. इसको देखने की जरूरत नहीं है कि दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस. लेकिन जब मारुला साइज में इंक्रीज करता है जिसमें कैपिटल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. जब मारुला का साइज इंक्रीज करता है तो उसके अंदर एक कैपिटल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. ब्लास्टोसिस्ट किसमें चला जाता है, यूटेरस में, और ये कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट विद यूटेराइन वॉल. यूटेरस की वॉल से जाकर कौन कनेक्ट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट. इसके थ्रू मतलब यूटेराइन वॉल में क्या कहते हैं, प्लेसेंटा. इतना क्लियर हुआ. ये काम इसका होता है ब्लास्टुला का. अब कौन आता है, अब आता है गैस्ट्रुला. तो देखिए हम गैस्ट्रुला को यहीं पे स्टडी कर लेते हैं. ठीक है, इसी का पार्ट है तो और ले जाने का मतलब नहीं है. और थर्ड है गैस्ट्रुला. तो ये क्या होता है, गैस्ट्रुला की प्रोसेस में होता ये है कि जो एम्ब्रियोनल सेल होता है ना वो डिप्लोप्लास्टिक लेयर फॉर्म करता है. आउटर लेयर एंडोडर्म, इंटर लेयर एंडोडर्म और मिडिल लेयर मेसोडर्म. ठीक है, और ये सभी लेयर्स में क्या होता है, टिश्यूज फॉर्म होते हैं, ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं. गैस्ट्रुला की प्रोसेस को हम क्या एक और नाम से जानते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं. ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें कि एक बच्चे के ऑर्गन्स जो है वो डेवलप करने लगते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला साइन क्या होता है कि फीटस ग्रो कर रहा है. तो फीटस ग्रो करने का सबसे पहला साइन होता है हार्ट बीट. हार्ट बीट का जो साउंड होता है ना वो हार्ट बीट का साउंड स्टेथोस्कोप से समझ में आ जाता है. ठीक है, इस स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम हार्ट बीट जो है वो सुन लेते हैं. तो अब सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कौन सा साउंड समझ में आता है, हार्ट बीट का साउंड समझ में आने लगता है. ठीक है, इनफैक्ट फीटस के लिम्स भी ग्रो करने लगते हैं. कौन ग्रो करने लगते हैं, लिम्स. उसके हाथ पैर धीरे-धीरे ग्रो करने लगते हैं. डिजिट्स ग्रो करने लगती हैं. डिजिट्स इन द सेंस उसकी उंगलियां ग्रो करने लगती हैं, फिंगर्स ग्रो करने लगती हैं. ठीक है, अब सुनिए. और कब पूरे ऑर्गन्स डेवलप कर जाते हैं, तो 24 वीक में, 24 वीक इन द सेंस 6 मंथ में. ठीक है, कितने मंथ में, 6 मंथ में ऑल ऑर्गन्स डेवलप कर जाते हैं. ऑल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप. सभी ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, वेल डेवलप हो गए. तब तक नहीं कि बाकी के 3 मंथ का टाइम, तो उस बाकी के 3 मंथ के टाइम में जो वो बेबी रहता है वो क्या करता है, नरिशमेंट लेता है और अपने आप ग्रो करने में क्या करता है, हेल्प करता है. ठीक है, अब देखिए जब ये 6 मंथ कंप्लीट हो गए और उस एम्ब्रियो उस बच्चे के अंदर सभी ऑर्गन्स डेवलप कर रहे हैं, तो इसे हम अब किस नाम से जाने लगते हैं, फीटस के नाम से जाने लगते हैं. ठीक है, अब देखिए फीटस तो समझ में आ गया.
सभी फीटस होमो एम्ब्रियो कर सकते हैं, कह सकते हैं कि एम्ब्रियो फीटस बना, लेकिन सभी एम्ब्रियो क्या फीटस कह सकते हैं जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ एम्ब्रियो क्या होता है कि एम्ब्रियो तक तो प्रेगनेंसी जाती है, लेकिन एम्ब्रियो क्या कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, तो हम सभी एम्ब्रियो को फीटस नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी फीटस को एम्ब्रियो जरूर कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है पार्चुरेशन और लैक्टेशन। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सो डिस्कस अबाउट पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन आल्सो नोन एज लैक्टेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्चुरेशन का एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है, अगर हम बात करें पार्चुरेशन के एवरेज ड्यूरेशन की, तो ये कितना होता है, 9 मंथ का होता है। ठीक है, इन द सेंस कितना डेज, 265 डेज का होता है, और इस पूरे टाइम को हम लोग गेस्टेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पार्चुरेशन जो होता है वो 9 मंथ के बाद होता है, 165 डेज के बाद, तो इसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। देखिए पार्चुरेशन के टाइम पे क्या होता है ना, लीवर पेन होता है। ठीक है, लीवर पेन होता है क्योंकि कौन सा हार्मोन सीक्रेट होने लगता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होने लगता है। ठीक है, यहाँ तक कि पीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और पीटोसिन, ये दोनों हार्मोन जो है वो लगातार सीक्रेट होने लगते हैं और लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी टाइम पे एक बच्चे का क्या हो जाता है, चाइल्ड का बर्थ हो जाता है। इतना क्लियर है, आप सुनिए। और ये पूरा टाइम जो पार्चुरेशन जो होता है, पार्चुरेशन के बाद बच्चे को जन्म होने में टोटल कितना टाइम लगता है, तो 30 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, अब देखिए चाइल्ड का बर्थ तो हो गया, चाइल्ड के बर्थ के बाद किसकी जरूरत है, बर्थ के बाद जरूरत है मिल्क की। ठीक है, मिल्क इजैक्यूलेशन की। ठीक है, क्योंकि बच्चे को नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, मदर के मिल्क से मिलेगा। ठीक है, और मिल्क कहाँ से मिलेगा, तो मेमोरी ग्लैंड से मिलेगा, और जब मेमोरी ग्लैंड मिल्क सीक्रेट करने लगती है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, अब देखिए एक टर्म यूज होता है दैट इज क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम क्या होता है, लैक्टेशन के टाइम पे कुछ दिन के लिए जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, फ्यू डेज मिल्क प्रोड्यूस जो होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, क्लोस्ट्रम। और ये क्लोस्ट्रम जो होता है ना कैसा होता है, स्लाइटली येलोइश कलर का, स्लाइटली येलोइश कलर का मिल्क सीक्रेट होता है एक बच्चे के जन्म के कुछ दिन तक। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर IgA नाम की एक एंटीबॉडी पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। देखिए जब पार्चुरेशन हो जाता है ना, तो पार्चुरेशन के बाद यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके तुरंत बाद फीमेल को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम होता है IgG एंटीबॉडी इंजेक्शन। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, क्लोस्ट्रम बनना स्टार्ट हो जाता है मदर में, और जब क्लोस्ट्रम बनता है तो वो चाइल्ड को फीड करा पाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, टोटल इस चैप्टर में आपको क्लियर हो गया है कैसे एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, टोटल क्लियर हो गया। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज यू हैव टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। ओके, थैंक यू।